अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं और निहाल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथी निहाल हम सब की तरह इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आज स्टूडियो में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इनकी खुशी की वजह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाज़े खुलने हैं। निहाल वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आए और 3 T20 नेशनल मैचेस लाहौर में खेले गए। आप इसके बारे में ज़रा अपने दिल के ख्यालात बताएं। देखें, बीइंग दो पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। बीइंग अ पाकिस्तानी तो बहुत खुश हूँ क्योंकि श्रीलंका के अटैक के बाद हमारे लिए कुछ ऐसे दरवाजे बंद हो चुके थे जो खुलना नामुमकिन लगते थे, क्योंकि वी वुड ऑलवेज से कि दुबई में हमारी होम सीरीज़ होगी। तो आई एम रियली ग्लैड कि ये खुला है, जिसमें क्रेडिट ज़ाहिर है चेयरमैन PCB को भी जाता है, नजम सेठी साहब को भी जाता है, जिसके एफर्ट्स हैं इसमें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने सिक्योरिटी अरेंज की। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के जो मैंने मुस्कुराहटें देखी हैं लाहौर के और पाकिस्तानी आवाम पर, जिस तरह उतने जोश व खरोश हैं, कहीं से मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कोई बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में इस तरह का हो रहा है। और असल सबसे मज़े की बात ये थी कि मैचेस यहाँ तो खेले गए, उसके बाद एक मैच फाटा में खेला गया और वहाँ जो मैंने ट्राइबल लोगों की मैंने हंसी देखी है, उनकी मुस्कुराहट देखी, उसमें भी बड़े बड़े नाम नाम बिल्कुल मौजूद थे। मैं खुद वहाँ मैच देखने गया हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि लोगों की मुस्कुराहटें, वो जो ट्राइबल लीडर्स हैं, वो जो आपस में सिर्फ वहाँ उनके आपस के मसले मसाइल होते हैं, वो सब कुछ छोड़ के एज सिंगल पाकिस्तानी एक यूनिटी के साथ वहाँ बैठे हुए थे। उनकी मुस्कुराहट, उनका जोश, आई थिंक हमारे दुश्मनों के लिए यही जवाब काफ़ी था। अच्छा निहाल, एक इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ी सी तनकीद हो रही थी कि प्लेयर्स उस क्वालिटी के नहीं थे। मुझे हैरानगी हुई बड़ी ये बात सुन के। काफ़ी रिपोर्टर्स हैं इंटरनेशनल, फाफ डुप्लेसी ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं T20 के, हाशिम आमला थे, डैरन सैमी थे, अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं वो 2016 में T20 का। तो मतलब इतने बड़े बड़े नाम थे और भी बेपनाह, मॉर्निंग मॉर्कल, ऐसे नाम थे। देखें, जब ये हमारे पास जब ये सीरीज़ हमारे पाकिस्तान में अभी नहीं हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो हम खुद भी तनकीद करते थे। अगर कोई छोटे मोटे प्लेयर्स आ भी जाते थे तो हम भी तनकीद करते थे। लेकिन इस लेवल के प्लेयर्स आना, इस तरह के दरवाजे खुलना, तो आई थिंक ये एक जेलसी का फैक्टर है जो इंटरनेशनल मीडिया अपना रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेयर्स, और जिस तरह आगे डैरन सैमी को आप देखें, आई थिंक हमारे ज़्यादा पाकिस्तानी वो बन चुके हैं, वो वापस आते ही नहीं है। तो इस तरह के प्लेयर्स आए हैं तो बहुत अफसोस हुआ मुझे ये देख के कि इस तरह की तनकीद की जा रही है। तनकीद तो होती है हमेशा, लेकिन जब तक हमारे पास इस तरह जोश व जज्बा मौजूद है तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल, पीस को सपोर्ट करना चाहिए थ्रू आउट। और निहाल, मज़े की बात ये कि लाहौरी नाश्ते किए गए वर्ल्ड 11 वालों की तरफ से और एक बड़ा फ्रेंडली सा माहौल रहा, बड़ा जॉली माहौल रहा और सारे जो लाहौर की जो स्पेशलिटीज़ थी खानों में और सारा वो रहा। तो मतलब एक ऐसा लग रहा था कि कुछ कोई अपने ही खेलने आए हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल, एक जिस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया गया है, उनको बताया गया है कि यू आर बीइंग ट्रीटेड एज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जो फैसिलिटीज़ मुहैया की जा सकती हैं। सुबह मैं देख रहा था कुछ तनकीद की जा रही थी कि इतनी सिक्योरिटी उनको देनी पड़ी, रूट लगाना पड़ा, कुछ और सिक्योरिटी कंसर्न्स। लेकिन अगर आपने उनको ये सब कुछ दे दिया तो उसमें क्या हर्ज है? अगर आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, आपके पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आती है, तो मैं कहता हूँ इवन हम सबको घर भी बैठना पड़े, कर्फ्यू भी लग जाए, तो हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पूरा क्रेडिट जाता है PCB को और इसमें मेरे ख्याल से नजम सेठी का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी काविशों के बाद उन्होंने ये मुमकिन किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आए। निहाल, इसी तरह टेस्ट मैच सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ UAE में और 3 T20 मैचेस भी उन्होंने खेलने हैं, जिनमें से एक का उनकी बोर्ड की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि वो लाहौर में खेलेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के तो अब दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खुल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि मतलब वर्ल्ड 11 के बाद अब श्रीलंका जैसी टीम, एक बहुत बड़ी टीम है T20 की, वो भी अब आने के लिए तैयार है? देखिए, नॉट ओनली श्रीलंका, फ्यूचर प्लान्स में जो मौजूद हैं प्लान्स, उनमें वेस्ट इंडीज़ का नाम भी शामिल है। नवंबर में भी एक सीरीज़ प्लान की जा रही है। तो एक वर्ल्ड 11 के आने से जिस तरह हमें उम्मीदें हमारी शुरू हुई हैं, जिस तरह हमें उम्मीद है कि PCB अब कोऑपरेट करे कि जिस तरह प्लेयर्स आए, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशहाली का फैक्टर है। और मैं ये कहूँगा कि अब श्रीलंका की टीम जो है, मैं उनको वाकई क्रेडिट दूंगा कि इतने सब से गुजरने के बाद दे आर स्टिल कंसिडरिंग हालात देखे, बिकॉज उनको प्रूव कर दिया गया है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ वन। तो आई थिंक कि उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो अब कंसिडर कर रहे हैं, वो आएंगे और बिल्कुल वो जब आएंगे उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। लेकिन उनका आना जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें दुनिया को बताना है, हमें इंडिया को बताना है कि हमारे अब जो हमारे ख़िलाफ़ तनकीद हो रही है, हमारे भी ग्राउंड्स हैं, यहाँ एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है, क्रिकेट यहाँ क्यों नहीं हो सकती? जितना पूरी दुनिया में लोगों का हक है, उतना ही पाकिस्तानी कौम का भी हक है कि वो अपनी स्टेडियम में क्राउड को देखें।
निहाल, एक बड़ा फैक्टर होता है क्राउड का। हमने देखा कि तीनों मैचों में फुल हाउस रहा और बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। सिर्फ अपनी टीम को नहीं, उन्होंने वर्ल्ड 11 टीम के भी पोस्टर्स उठाए हुए थे और उनकी टीम को भी बड़ा अच्छा वेलकम किया। तो ये गेस्चर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल वेलकम किया गया उन्हें। और मैं को ये बताऊँ कि हमारी जो मुझे पाकिस्तानी मुझे फ़ख्र है कि हमारी कौम सेल्फिश नहीं है। निहाल, सॉरी मैं आपको बीच में कट करूँगा। ये जो आपने भी बात की ये इनकी गेस्ट्स वगैरह की, तो काफ़ी सारे मैंने वो बैनर्स वगैरह और वो चार्ट्स वगैरह देखे जिसमें इंडियन प्लेयर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था कि हम उनको भी वेलकम करेंगे। हालांकि हमारे अगर देखा जाए तो दोनों नेशंस में काफ़ी गहमा गहमी रहती है, तो उनके लिए भी कहा गया कि अगर कुछ इंडियन प्लेयर्स भी इसमें होते तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती। तो ये मतलब ये तो एक बहुत पॉजिटिव नोट जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल आसान। जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं स्पेशली, तो हम बॉर्डर लाइन को नहीं देखा जाता। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आ रहा है, एक अच्छी गेम देखने को मिलेगी, एक अच्छा कंपटीशन होगा। जो 3 मैचेस हुए हैं उनमें इतना ज़बरदस्त कंपटीशन रहा है। पहले मैच में 20 रन का जो रह गया था, ये वेरी क्लोज। आखिरी मैच जो था वो भी इतना अनप्रेडिक्टेबल था। तो बिल्कुल पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स यहाँ पे बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। जो मुल्कों के आपस में इख्तलाफात हैं, देखें वो तो आसान पहले भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे, वो हट नहीं सकते। लेकिन जब गेम की बात हो रही है, जब स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बात हो रही है, तो किसी पाकिस्तानी के दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। बिल्कुल गेम खेलें, आके फेयर प्ले होना चाहिए। निहाल, आप किस तरह देखते हैं? पीसीबी ने इनवाइट भी किया शाहिद अफरीदी को एक फेयरवेल मैच के लिए, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने वो नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आखिरी दफ़ा अपने क्राउड के सामने अलविदा होने की शाहिद अफरीदी के लिए? देखें, शाहिद अफरीदी बहुत टैलेंटेड हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली जो मैच खेले हैं, मैं उनके वो स्कोर्स देख रहा था, बहुत अच्छी इनिंग्स परफॉर्म की, 80-83 उन्होंने की है। लेकिन आई थिंक उन्होंने एक बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारे पास में जो क्रिकेटर्स रिटायर होते थे, इवेंचुअली उनको ज़बरदस्ती भेजना पड़ता था। शाहिद अफरीदी ने अपने जो भी पर्सनल रीजन मैच नहीं खेला, फेयरवेल मैच, आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन कि वो अपनी एक थोड़ी सी उन्होंने ग्रेस रखी है और उन्होंने बताया कि यार अब यंगस्टर्स को मौका दो, ठीक है, हमारा टाइम चला गया है। तो आई थिंक शाहिद अफरीदी की तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर था। हालांकि अगर वो खेलते तो आई टेल यू कि क्राउड हमारा डबल हो जाता, लेकिन ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर था। निहाल, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में कुछ नए चेहरे आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। निहाल, बात हो रही थी पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की। मुझे ज़रा बताइए, कुछ नए चेहरे आए हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान फवाद आलम की शक्ल में 50+ फर्स्ट क्लास की एवरेज, 10,000+ रन्स, दरवाज़ा खटखटाते रह गए इस बार फिर सिलेक्टर्स का। लेकिन सिलेक्टर्स की नज़र में ऐसी क्या वजह है कि फवाद आलम बार बार सिलेक्टर्स की नज़र में नहीं आ रहे और बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं? देखिए हसन, जब हम टैलेंट की बात करते हैं ना, तो मेरे जहन में 3 नाम आते हैं: फवाद आलम, उमर अकमल और इमरान नज़ीर। मैं जब टैलेंट की बात करता हूँ, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, लेकिन हसन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के फ़ौरन से बहुत फ़र्क होता है। इमरान नज़ीर को भी जितने मौके फ़राहम किए गए, उन्होंने डोमेस्टिक में जिस तरह परफॉर्म किया, इंटरनेशनल भी उन्होंने किया, लेकिन उस हद तक नहीं कर सके। फवाद आलम का भी यही केस है कि उनके एटीट्यूड, एक जो उनका माइंडसेट है, एटीट्यूड है उनका, डोमेस्टिक में बिल्कुल परफॉर्म करते हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अभी स्टेज पे है कि जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको बेहतर मौके दिया जाए और इनको अब थोड़ा इंतज़ार कराया जाए। कल को अगर इनके स्लॉट्स खाली होते हैं तो इनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। लेकिन आई थिंक इस वक्त करंट पोजीशन में हमारे पास फवाद आलम की जगह नहीं है। हमने पास्ट में देखा हुआ है, जिस तरह वो हम रन आउट होते हैं, LBW होते हैं, डोमेस्टिक में वो बॉल। यार फवाद आलम को जब आपने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू कराया था तो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी 2009 में उनका डेब्यू हुआ था श्रीलंका के खिलाफ। और इस अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो इस वक्त उनका हाईएस्ट रिकॉर्ड है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो देखें, रिकॉर्ड पे हम नहीं चल सकते, रिकॉर्ड पे अगर चलना हो तो इमरान नज़ीर का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन हसन, इस वक्त करंट पोजीशन में हमारी जो टीम है, आई थिंक इस वक्त नहीं छेड़ना चाहिए। हमारे पास यंगस्टर्स हैं, शादाब है, रुमान रईस हैं, इन्होंने अभी अपनी सरजमीन पे पहला इंटरनेशनल मैच खेला वर्ल्ड 11 के खिलाफ। तो एक जिस कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़े, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू। अगर अभी इनको हटा के फवाद आलम वगैरह को वापस लाया गया तो इससे 2 मसले होंगे। एक तो ये कि एक टीम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा कि इफ़ दे डोंट परफॉर्म लाइक दैट, जो अभी हो रहा है, परफॉर्मेंस अभी जो हो रही है, तो फिर हम वही सवाल जवाब कि इनको क्यों निकाला, तो वो शुरू हो जाएगा। अच्छा निहाल, जिस तरह आपने भी बात की फवाद आलम की,
कुछ तनकीद उन पे ये की जाती है उनकी बैटिंग स्टाइल के कि वो बड़ा एक ऑकवर्ड सा बैटिंग स्टाइल है उनका। वो ऐसे अगर हम बात की जाए, शिवनारायण चंद्रपोल हमारे सामने एक एग्जांपल मौजूद है, वर्ल्ड क्लास टेस्ट प्लेयर रहे हैं वो वेस्ट इंडीज़ के, उनका बैटिंग स्टाइल भी फवाद आलम से बड़ा मिलता था। अगर बैटिंग स्टाइल की कॉन्सिक्वेंसेज या उन पे कोई फ्लॉज हैं उनकी बात की जाए तो स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त कैप्टन है, उनका बैट भी बहुत ऊपर से आता है। तो ऐसे आपको नहीं लगता कि परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि वो बंदा डिलीवर कर रहा है ग्राउंड में या नहीं कर रहा है, या फिर ये पसंद नापसंद पे सिलेक्शन होती है? बिल्कुल सिलेक्शन तो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। बेस्ट स्टाइल पे अगर हम जाएं तो मलिंगा का स्टाइल देख लें, वो तो लगता है कि वटा उठा के ऊपर मारेंगे। सही कह रहे हैं। तो स्टाइल पे ना जाए, आप परफॉर्मेंस पे जाएं। मलिंगा का स्टाइल देख लें, फिर तो उनको भी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मलिंगा इस वक्त जो उनका रिकॉर्ड चल रहा है, तो फवाद आलम का भी एक थोड़ा बहुत अजीब सा डिफरेंट स्टाइल है। मैं उनको जालिहाना स्टाइल तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टाइल डज नॉट मैटर। आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो आप जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक दैट मैटर्स कि आप इंटरनेशनल फोरम पे किस तरह करते हो। अच्छा निहाल, आपने भी ये जो बात कर रहे हैं, मिसयू की रिप्लेसमेंट आई और वो हारिस सोहेल और उस्मान सलाहुद्दीन की शक्ल में आई। हारिस सोहेल वो हैं जो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद नी इंजरी का शिकार हो गए, तो 1.5 साल बाद वो कमबैक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर उनको एकदम कमबैक करवा दिया गया, ना उनके पास इतनी डोमेस्टिक रही है मतलब इंजरी के बाद से, तो फवाद आलम क्या इस बैटिंग लाइनअप में भी डिज़र्व नहीं करते थे? नहीं देखें, अभी आपने बात की तो देखें उनको अगर एक मौका फराहम किया जा रहा है नी इंजरी के बाद, तो देखें जिस तरह उमर गुल की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो भी जिन इंजरीज का शिकार हुए, बहुत अच्छा टीम से बाहर है, लेकिन देन ही वाज गिवन अ चांस कि अब प्रूव करें अपने आप को। तो इनका केस भी यही है उस्मान सलाहुद्दीन का कि उनको जब दोबारा अभी ये मौका फराहम किया गया, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि ही शुड प्रूव कि भाई मैंने कम बैक कर लिया है। तो नाउ वेदर ही परफॉर्म्स और ही इज़ आउट, आई थिंक इंजमाम की तरफ से बड़ी अच्छी वो एक प्लानिंग है कि अगर वो परफॉर्म करते हैं, कल को ये गिला ना रहे कि आई वॉज इन द टीम और मेरी इंजरी और मुझे नहीं रखा गया। अगर परफॉर्म करते हैं ही विल बी गिवन अ स्लॉट, अगर नहीं करते तो वी हैव ऑफिशियल रीजंस टू टेल हिम कि देखें अब नहीं हो सकता, वी गेव यू अ चांस, आपकी मेडिकल कंसर्न्स हैं, नहीं होगा। और आपने भी बात की इंजमाम की, मुझे बड़ी अच्छी लगी इंजमाम उल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं 2 से 3 सीरीज़ एटलीस्ट किसी भी प्लेयर को दूं, क्योंकि आप 1-2 मैचों पे जज नहीं कर सकते किसी को। तो हारिस सोहेल और उस्मान सलाहुद्दीन एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, उनको चांसेस दिए जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो यंग टीम अभी पाकिस्तान ने बनाई है टेस्ट फॉर्मेट में जो एक बड़े टफ होते हैं, ये स्टेबलाइज कर सकेंगे मिडिल ऑर्डर को? हसन देखें, बैक इन 2000 हमारी पूरी पाकिस्तान लीग को एक मेकओवर दे दिया गया था पूरी टीम को। तो क्या हुआ था, पूरी टीम हमारी बुरी तरह हारी थी, लेकिन एटलीस्ट हमें पता था कि हमने इस तरह किया और हम कल को कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। तो अभी इस तरह हमारा एक टीम का जो यंगस्टर्स हैं, हमारी टीम का मोराल, एटीट्यूड, प्लेइंग स्टाइल, बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, फील्डिंग स्टाइल, आई थिंक सब कुछ बहुत बूस्ट अप हुआ है। तो बिल्कुल अभी यंगस्टर्स को मौके फराहम करने चाहिए, क्योंकि ये एक टीम को लेकर चल पड़े। जब हम पुराने नामों पर डिपेंडेंट होते हैं, जितने हमारे पास पुराने नाम हैं, तो फिर हम अफसरदा भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आखिर मसान हमें बहुत उम्मीदें हैं अपनी टीम से। तो लेकिन जहाँ तक मिसयू की रिप्लेसमेंट है, देखें मिसबा और यूनुस की रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं हो सकती, जो जिस तरह मिसबा ने टीम को संभाला है स्पेशली। हाँ, अगर वो कुछ अपना किरदार अदा करते हैं तो शायद हम उनको भूल पाएँ। निहाल, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यंग टीम है पूरी और एक नए कप्तान तीनों फॉर्मेट के लिए सरफराज अहमद का मुंतखब किया है पीसीबी ने, उनके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। निहाल, मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया एक नए कप्तान का। तीनों फॉर्मेट्स के लिए पीसीबी ने एक ही कप्तान बनाया, सरफराज अहमद, बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं। रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के आए, एक कॉन्फिडेंस लेके आए हैं वो इस यंग साइड में। पाकिस्तान अंडर-19 की भी कप्तानी कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए एक कप्तान होना फ़ायदेमंद साबित होगा या इसमें कुछ नुकसान है? हसन देखें, मैं आपको इंडिया की एग्जांपल दूंगा। MS धोनी कोई किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है, लेकिन देखें वो भी अपने तीनों फॉर्मेट से कैप्टन थे और टीम को उन्होंने जिस तरह यूनाइट रखा है। उनके आने के आपस में युवराज वगैरह के कुछ इश्यूज़ भी थे उनसे। तो अगर मैं वही सब कुछ पाकिस्तानी टीम पे लाऊँ, देखें जब हमारे पास डिफरेंट कैप्टन्स थे, जब हमारे पास डिफरेंट कैप्टन्स रहे हैं,
तो तीनों फॉर्मेट्स के लिए, या हमारे पास 2 के लिए एक था और टेस्ट के लिए डिफरेंट था। तो देखें वी हैव हैड इश्यूज़, क्योंकि आपका एक माइंडसेट नहीं बन पाता। जब आपके पास एक सिंगल कैप्टन है जिसका आपको पता है कि आपने तीनों फॉर्मेट्स में उनके साथ परफॉर्म करना है, तो आप ना चाहते हुए भी यू हैव टू एडजस्ट विद हिम। आखिर वो कैप्टन है, आपको और उनको शायद पैसे तो बराबर मिल रहे हैं, लेकिन आखिर वो कैप्टन है, आपको उनकी सोच पे एडजस्ट करना है। सरफराज की जहाँ तक बात करूँगा, बहुत टैलेंटेड है। अंडर 19 की कैप्टनसी आपने बताया, उसके बाद अभी वर्ल्ड 11 के खिलाफ भी सीरीज़ वो जीत गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी जो जीते हैं वो लोग। तो देखें सरफराज एक उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो उनके आइडियल हैं इस वक्त। जो हमारे पास पुराने प्लेयर्स हैं दे माइट हैव अ प्रॉब्लम विद सरफराज, लेकिन जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सरफराज अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ लीडिंग, वो अपनी 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो उनकी कैप्टनसी चल रही है, MS धोनी ने उनके बारे में जो व्यूज़ दिए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप कि इतने यंग कैप्टन है, एंड प्लीज़ डोंट जज हिम कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश डज नॉट मैटर, हम खेलने आए हैं, हम बोलने नहीं है, बोलने का मसला नहीं है। तो आई थिंक सरफराज को ही तीनों फॉर्मेट से कैप्टन रहना चाहिए। और इस वक्त मतलब मेरी ये गुजारिश भी है सबसे कि अब इस वक्त कोई कैप्टन चेंज ना करें किसी फॉर्मेट का, क्योंकि सरफराज हैज़ मेड अप हिज माइंड कि मैंने टीम को लेकर चलना है। अच्छा निहाल, सरफराज की एक जो मुझे बड़ी ख़ास बात लगी कि यंगस्टर्स पे बड़ा भरोसा रखते हैं और उनको चांसेस पे चांसेस दिए जाते हैं। इन्होंने शादाब को जब टीम में लाया उनको प्रॉपर चांसेस दिए गए, ये नहीं कि एक आध, हालांकि शादाब तो पहले मैच से ही परफॉर्म करते रहे, लेकिन ये फ़हीम अशरफ भी आया, मतलब ये यंगस्टर्स को एक बहुत वो चांसेस दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो रीबिल्डिंग फेज़ था पाकिस्तान का वो अब ख़त्म हो गया, ये यंगस्टर जो हैं वो टीम में सेटल इन हो गया? देखिए बिल्कुल यंगस्टर सेटल इन तो हो रहे हैं टीम में, लेकिन थोड़ी इनकी ना ग्रूमिंग का फैक्टर आई थिंक PCB को अभी भी लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आमिर भी एज यंगस्टर आए थे, लेकिन देखें कि फिर हमें इवेंचुअली क्या क्या भुगतना पड़ा। तो बिल्कुल एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह करे कि इस रास्ते पे चलते हैं, हमारी और पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा PCB को एक थोड़ा बाप का किरदार भी अदा करना पड़ेगा, थोड़ी ग्रूमिंग की जाए, क्योंकि जब थोड़े से ज़ीरोज़ और ऑफ़र किए जाते हैं तो थोड़ा काम ख़राब। अभी उमर अकमल पे भी 3 मैचों की पाबंदी, $10,000 और 2 महीने की कोई भी इंटरनेशनल लीग खेलने से उन पर पाबंदी लगाएगी। और नजम सेठी का एक बड़ा क्लियर सा बयान था कि डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको लगता है ये अहमद शहजाद और उमर अकमल के साथ जो काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रहा है, आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी एग्जांपल सेट की है PCB ने? देखिए बिल्कुल, उमर अकमल का मैंने लास्ट शो में भी बात की थी कि उमर अकमल का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, हिज पर्सनल प्रॉब्लम जो हम TV पे देख लेते हैं, कभी वो कहीं कुछ कर देते हैं, कभी कुछ, टीम में उनके मसले मसाइल शिकायत कर देते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट टाइम। और नजम सेठी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया कि डिसिप्लिन से बढ़ के कुछ नहीं होता आसान, क्योंकि वेदर इट्स फोर्सेस, वेदर इट्स क्रिकेट, वेदर इट्स एनी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सो हम वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन। तो बिल्कुल उमर अकमल के लिए एक बहुत सहमा देने वाला ये एक मौका होना चाहिए कि अभी भी ये टाइम है कि थोड़ा वो अपने डिसिप्लिन को देख लें, क्योंकि ही इज़ टैलेंटेड। मैं ये नहीं कहूँगा वो टैलेंटेड, उनमें बहुत टैलेंट है। जब वो बॉल को हिट करते हैं तो बॉल नहीं नज़र आती, लेकिन मसला एटीट्यूड का, डिसिप्लिन का आता है। और आई थिंक इसके बाद अगली बारी अहमद शहजाद की है, जो टैलेंटेड बहुत हैं लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन और एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। 50 करके अपने आप को विराट कोहली से कंपेयर कर लेते हैं, तो विराट कोहली टीम के लिए खेलते हैं, अपनी 50 के लिए नहीं खेलते। निहाल, ये तो हमने जो ऑन कैमरा बातें हो रही हैं सारी वो की, जो ऑन कैमरा जो ऑडियंस को भी और सबको जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनको नज़र आ रही हैं। कुछ बातें हैं निहाल जो फवाद राना जो ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं और इस कदर मेहनत कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, इतने शहरों की टीम्स बनाई, यंग जनरेशन जो खेलना चाहती है क्रिकेट उनको प्रॉपर किट्स और प्रॉपर मतलब एक टूर्नामेंट दिया। आप कैसे देखते हैं पहला सीज़न इतना कामयाब होने के बाद दूसरा सीज़न वो अब करने जा रहे हैं और वो स्टार्ट हो चुका है, और उसमें बेहतरीन बात है कि ये लगी कि कश्मीर की टीम भी उन्होंने बीच में डाली। तो इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं जो इतनी कामयाबी से चल रहा है? देखिए आसान है, अगर मैं पाकिस्तानी करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखूँ और अगर मैं ना भी रखूँ तो कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये चीज़ हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप उनको निगलेक्ट करेंगे, वहाँ के यंगस्टर्स हैं, वहाँ के यंगस्टर्स में बहुत टैलेंट है, हमने एक शो में भी बुलाया था, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो जब आप उनको इस तरह इग्नोर करेंगे तो दे माइट फील अनअप्रिशिएटेड, मौका नहीं मिला उन्हें। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है फवाद राना की। मैं बात करूँ तो उनका बहुत बड़ा दिल है आसान। लाहौर कलंदर्स में उनके साथ जिस तरह हुआ बुरी तरह हारे, लेकिन हार नहीं मानी। ही इज़ ए गुड इन्वेस्टर, आई थिंक। वो अपने लिए बिजनेस नहीं करे, ही इज़ डूइंग बिजनेस फॉर पाकिस्तान। जब उन्होंने मुजफ्फराबाद की टीम, कश्मीर की टीम उन्होंने ला रहे हैं वो,
तो आई थिंक एक बहुत अच्छा स्टेप है। और मज़े की बात ये कि निहाल पूरा टूर्नामेंट जो है वो मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है और बिल्कुल पैक हाउस होता है बिल्कुल, मतलब इतने ऑडियंस का आना, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि वो जो यंग बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इन टीम्स में, उनके लिए एक बूस्टअप होगा कि इतने बड़े क्राउड में वो खेल रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मीडिया कवरेज उनको मिल रही है? हसन देखें, बिल्कुल जो कश्मीर के यूथ है, मेरा कुछ ताल्लुक़ है लोगों से, वहाँ मैं जाता रहता हूँ, मुजफ्फराबाद की तरफ मेरा है आना जाना। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उन जितना वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं शायद उतना मैं और आप भी नहीं करते, लेकिन उनको मौके नहीं फराहम किए जाते। फवाद राना को ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरह टूर्नामेंट अरेंज किया है, मुजफ्फराबाद में सारे मैचेस कराए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे एक जैम हाउस होता है वहाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, फवाद राना को बिल्कुल इस बात का क्रेडिट जाता है। और जो वहाँ से टैलेंट हमें देखने को मिल रहा है हसन, इसका फ़ायदा ये होगा कि नॉट ओनली टैलेंट, हमें आने वाले PSL के लिए, हमें आने वाले पाकिस्तान सीरीज़ के लिए, हमें आने वाले खाली स्लॉट्स, हम MSU के स्लॉट्स पूरे कर रहे हैं, तो कल को यहाँ से भी लोग आ सकते हैं। हम तो ये चीज़ भूल ही बैठे हैं कि कश्मीर से भी लोग आकर जगह फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक कि कश्मीर और KPK के जो लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। बिल्कुल टैलेंटेड है। नाज़रीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। मैं और निहाल इसी तरह आपको खेलों की खबरों से आगाह करते रहेंगे। अगले शो तक के लिए मुझे और निहाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।